बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं सलमान हैदर। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जमानत की जो दरख्वास्त थी ना इन कैमरा करने की, उस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया और अब इसे ओपन कोर्ट में सुनने का हुक्म जारी किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA की यह दरख्वास्त थी, इसको मुस्तरद किया, लेकिन यह कंडीशन भी लगा दी कि अगर समाअत के दौरान कोई भी हसास दस्तावेज रिकॉर्ड पर आए तो फ्रीकैन उस हवाले से कार्रवाई को खुफिया रखने की इस्तदा कर सकते हैं। यानी फिर बात जज साहब के ही सवाबदीद के ऊपर चली गई। अब साइफर केस में जमानत की यह दरख्वास्त 9 अक्टूबर को ओपन कोर्ट में सुनी जाएगी और यूं 9 अक्टूबर में साइफर केस में इमरान खान साहब की जमानत के हवाले से भी दीगर मामलात मौजूद हैं। यह तहरीक इंसाफ के लिए एक मुस्बत खबर तो है, मगर आज अडयाला जेल में चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुलाकात करने के बाद उनकी बहन अलीमा खान ने यह इंकशाफ किया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ खुद ये समझते हैं कि उन्हें बहुत जल्द साइफर केस में एक लंबे अरसे के लिए सजा सुना दी जाएगी। इसी तरह के खदशात का इज़हार इससे कबल उनके वकला भी कर चुके हैं। क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ को साइफर केस में बहुत जल्द सजा सुनाई जाने वाली है? साइफर केस है क्या, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, आइन और कानून क्या कहता है? मेहमानों से आपका तारुफ कराता चलूँ। माहिर कानून चौधरी एतजाज एहसन हमारे साथ मौजूद होंगे, फयाजुल हसन चौहान रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के सदर एमल वली खान साहब होंगे। स्पेशली कानूनी नुकात के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे माहिर कानून चौधरी एतजाज एहसन साहब से। बहुत शुक्रिया एतजाज साहब। अच्छा एतजाज एहसन साहब, ये बताएं कि साइफर केस की इतनी सिग्निफिकेंस है, इतनी हसासियत है कि इसमें कौमी राज अफशा हो सकते हैं, FIA जोर लगा रहा है इन कैमरा हो, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना के कहा कंडीशनल ओपन हेयरिंग की इजाजत दी है इसमें कि हमने बाकी कौमी राज उड़ा दिए और पाकिस्तान की सलामती को बहुत बड़ा मसला पड़ जाएगा इससे? कोई साइफर राज नहीं इसमें। मुझे तो हैरत है कि इस पे कोई इस्तगासा किया ही क्यों जा रहा है, क्योंकि इसमें तो बड़ी अपनी जग हसाई होनी है। देखें, पहली तो बात यह है केस क्यों नहीं बनता, आपको साफ बताऊं, 2-3 बातें बड़ी वाज़ेह इस पर। एक ये इसलिए नहीं बनता कि ये प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है, उसने हलफ जो उठाया आईनी कि वो जिस भी मामले को खुफिया ना रखना चाहे आवाम से, वो उसको डी क्लासीफाई कर सकता है और वो ये उसकी स्वाबदीद है, उसका हलफ ही उसने ये उठाया आइन के तहत। नंबर 2, इसमें कौन से कोई न्यूक्लियर राज हैं या डिफेंस आर्सेनल्स के बारे में है या कोई वॉर पॉलिसी के बारे में है, कोई कश्मीर पॉलिसी के बारे में? क्या है साइफर को एक्सेप्ट कर लिया है वो जो कमेटी है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने, सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने एक्सेप्ट किया है, उसी पे एहतजाज हुआ है, किया गया है, डिमार्च हुआ ऑफिस की जानिब से, उसके फैसले के बाद डिमार्च हुआ है थ्रू दी अमेरिकन। तो उसको तो एक्सेप्ट कर लिया, उसके मंदरजात को आपने एक्सेप्ट कर लिया। मंदरजात क्या है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन से एक दिन पहले आपको एक अमेरिकन पैगाम आया कि इसको अगर आप हटा देंगे आज, यानी वही नो कॉन्फिडेंस के मोशन में ही उसने कहा डोनाल्ड ब्लू ने, तो हम आपको माफ़ कर देंगे वरना आपके बड़े खाता खुल जाएगा ये कोई। तो अब ये जब उसने कहा ये हम तस्लीम करते हैं, उसने कहा, उसके कहने पे हमने एहतजाज किया। अब आप देखें कि उसके कहने के बाद हमने रद्द अमल क्या किया। उस वक्त बाजवा साहब थे जो बड़े मसलहत अंदेश थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने तो अपने सर पे ले ली ये बात कि ये तो हमने पूरी करनी है। अमेरिकनों ने, उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस को वहाँ पहुँचाया होगा, उन्होंने चीफ जस्टिस बंदयाल से बात की होगी, लाजमी। अब तो क्लियर हो गया कि हैरत होती थी मुझे कि ये चीफ जस्टिस और बेंच किस तरह 12 बजे उठ के बैठ गया है और एक मामले पे जो कि पार्लियामेंट में चल रहा है उसमें मदाखलत करने चल पड़े हैं ये। तो ये जो मामला था वो अब बादियों नज़र में ये समझ आती है कि चीफ जस्टिस और जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच उन्होंने लगाया और खोला रात को 11 साढ़े 11 बजे, वो इस वजह से था कि बाजवा साहब को अमरीकनों की तरफ से हिदायत आई हुई थी कि आपने ये और ये साइफर बाजवा साहब को भी गया हुआ था, बाजवा साहब को ये हिदायत आई थी कि आपने ये करना है और आज ही करना है। यानी आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में भी बाजवा साहब इन्फ्लुएंस थे? मुनीर तो नहीं थे, यानी बंदियाल साहब के ऊपर भी बाजवा साहब इन्फ्लुएंस थे? बाजवा साहब, मैं तो कहता हूँ बाजवा साहब ने साबित कर दिया अपने आप को बहुत मसलहत अंदेश। वो ये तो आसिम मुनीर साहब तो नहीं थे, मेरा ख्याल है आसिम मुनीर होते
तो ऐसा ना होता, ये एक दिन में कोई ताबेदारी ना होती, बल्कि उन्होंने ताबेदारी नहीं की बाजवा साहब ने। बाजवा साहब ने ये बताया अमरीकनों को कि मैं सिर्फ उसको ये नहीं करता कि उसको हटाता हूँ, मैं उस पर मुकदमात भी चला सकता हूँ, उसको अदालतों में भी फिरा सकता हूँ। तो ये उन्होंने तो ज़्यादा शाह से ज़्यादा शाह की ग़ुलामी की। ये आसिम मुनीर होते तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल इस किस्म की हमारी तारीख़ ना होती और इस तरह ना चला होता। इनमें कुछ खुददारी है जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कुछ लोग ज़ेर अताब भी ज़रा ज़्यादा आ रहे हैं। मसलन खदीजा शाह का यही कसूर है ना कि वो एक आर्मी चीफ़ की नवासी है, तो मुनीर साहब कोई फ़र्क नहीं डालना चाहते उनसे और बाकी ख़वातीन से जो हो रहा है, सलूक हो रहा है। तो इसलिए बाजवा साहब ने तो मैं समझता हूँ घबराहट में रात को सुप्रीम कोर्ट को भी बुला लिया, और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और को इस तरह वो ना प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, यानी मुझे जो अंदाज़ा हुआ आपकी गुफ्तगू से कि सुप्रीम कोर्ट में भी बाजवा साहब चल रहे थे, तहरीक अदम एतमाद में भी बाजवा साहब चल रहे थे, अमेरिका को तसल्ली देने में भी बाजवा साहब चल रहे थे, यानी हर तरफ सिर्फ बाजवा साहब हो रही थी। देखे ना, प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त था इमरान खान और प्राइम मिनिस्टर जो उसके सक्सेसर हुआ शहबाज शरीफ, वो तो यकीनन फंसे होंगे उस सारी कार्रवाई में जो कार्रवाई थी तहरीक अदम एतमाद की, उसकी कार्रवाई में मुब्तला होंगे और पूरी तरह मुब्तला होंगे। उनकी तो घड़ियाँ इस तरह गुजर रही होंगी। तो बाजवा साहब भी थे एक लूज़ कैनन जो हर चीज़ को मैनेज कर रहे होंगे और बाजवा साहब ने इतनी दफ़ा कहा है कि हमने ये भी किया, ये भी किया, वो भी किया। उन्होंने एक बयान दे दिया चंद साफ़ियों को बुला के, पर चंद साफ़ियों को बुला लेना इसके सारी दुनिया को बुला लो, और उनको दे दिया कि जी हमारे टैंक भी नहीं चल सकते, हमारा ये भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता। इस किस्म की लूज टॉक आप तो अच्छा, आप कह रहे हैं बादियों नजर में गुमान यही लगता है कि हर जगह पे वो इन्वॉल्व थे। तो वो जो प्रिजन वैन्स वाला मामला था और वो जो कहा जा रहा था कि अभी तहरीक अदम एतमाद के बाद गवर्नमेंट ट्रांसफर भी नहीं हुई, स्टॉप लिस्ट के अंदर भी लोग शामिल कर लिए गए थे, तो इस एस्पेक्ट में भी हम कह सकते हैं कि जी हाँ वही डॉक्ट्राइन चल रही थी। आप ये देखें ना कि प्रिजन वैन्स तो मैं नहीं मान सकता कि जजेस ने बुला ली हो कबल अज़ वक्त ही। सुप्रीम कोर्ट ने तो प्रिजन वैन नहीं मंगाई होगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। चीफ जस्टिस चाहे कितनी गलत अंदाज में बुला रहे थे, अदालत लगा रहे थे, लेकिन वो ये नहीं कर सकते थे कि प्रिजन वैन्स भी मंगा लेते। प्रिजन वैन जो पहुंची थी तो कोई एग्जेक्टिव अथॉरिटी होगी, जिस तरह बाजवा साहब थे आर्मी चीफ, जिनके हुक्म पे वो पहुंची होगी, जिनकी कहने पे वो पहुंची होंगी। ये और भी बात आपने जो सवाल किया है, मेरी इस जो मैं दलील दे रहा हूँ उसकी और इस्तदलाल उसकी हिमायत में है कि, और आपने ये अच्छी बात है इसकी भी रोशनी डाल दी। मैं तो ये सोच रहा था कि आर्मी चीफ के कहने पर कहीं गए होंगे चीफ जस्टिस साहब वहाँ, और पलट दिया सारा उन्होंने जो मामला जिस तरफ जा रहा था उस तरफ से, और उल्टा दिया कासिम सूरी की भी रूलिंग को कलअदम करा दिया। यही मैंने आपसे कानूनी सवाल पूछना था, मैंने सर यही आपसे कानूनी सवाल पूछा। कासिम सूरी साहब की रूलिंग, इमरान खान साहब का सदर मुमलिकत को यही अल्फाज इस्तेमाल जिसका जो साइफर के मुंदरजात हैं, यही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इसको तरफ देखें। पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर थे उस वक्त शहबाज शरीफ साहब, उनको तक कहा कि जनाब हम आपको वो तमाम चीज़ें बताने के लिए तैयार हैं, इसका क्या मतलब है? जब ये तमाम चीज़ें इस केस से पहले ही इमरान खान साहब बता चुके थे कि ये सब चीज़ें, तो उसमें कौमी राज वाली कौन सी बात है? कोई कौमी राज की बात नहीं है। जो कौमी राज तो मैं कह रहा हूँ ना कि न्यूक्लियर कोई राज हो। ये क्या राज है कि जी एक मुल्क ने, एक सुपर पावर ने हमें धमकी दी है। ये तो आपको प्राइम मिनिस्टर को वैसे ही सारी कौम के सामने लेके जानी चाहिए। एड्रेस टू द नेशन में ले जाते, किसी जलसे में ले जाता, ये तो लेके जाना ज़रूरी है प्राइम मिनिस्टर के लिए। नवाज शरीफ ने भी कहा था मुझे इतने टेलीफोन आए थे, ये ना करो। फिर उसने कहा, बाद में एक दफ़ा साजिश का भी पूरा कहा।
भुट्टो साहब भी साइरस वैंस का ख़त लेके गए थे। ये साइफ़र भी होते हैं। साइफ़र सिर्फ एक कोई इतनी बात नहीं है अजूबे की। साइफ़र का सिर्फ मतलब है कि एक को चीज़ को मुबहम या मख्फी अंदाज से पेश किया गया है, पेश किया जाता है। वो आर्मी चीफ को भी, वज़ीर आज़म को भी, डिफेंस मिनिस्टर को भी, और वो फॉरेन ऑफिस में भी उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, और अव्वल कॉपी होती वहाँ है। तो उसके मतलब है और लीक होने की क्या बात है? अगर अच्छा, मैंने करीब वक्त में एक दो सवाल और करने हैं। एतजाज़ साहब, आप पूरी अथॉरिटी हैं, आपको लोग सुन रहे हैं, मुझे ये बता दें, जो इन कैमरा समात है साइफर की, जिसके लिए बहुत ज़्यादा FIA यानी इदारे जोर दे रहे हैं, इसके पसे पर्दा क्या आप कहते हैं मुहरकात पोशीदा हो सकते हैं कि, और अगर इस तरह का कोई फैसला हो गया, क्योंकि आज अदालत ने महफूज फैसला तो दिया, उन्होंने कहा वो हिस्सा जिससे मुतल्लिक वकला कहें कि हसास है उसको इन कैमरा करने, बाकी ना करने, इससे कौन से नताइज हासिल करने की कोशिश की जा सकती है? मकसद एक है कि लोगों को ये पता ना चले कि बग़ैर किसी सबूत और शहादत के, जो कि कानून के तहत उसके गिल्ट को, उसके जुर्म को साबित करता हो, उसको मुल्ज़िम को मुजरिम बनाना है और उसका जुर्म उसको सज़ा देनी है, बग़ैर सबूत के, बग़ैर मौजू गवाहों के, बग़ैर लोगों को ये जाने कि आज़म ख़ान की क्या जिरा हुई है और जिरा में उसने क्या कुछ कहाँ उसको लड़खड़ाया है, कहाँ उसके पास कुछ नहीं रहा कहने को, कहाँ उसके ज़बान में लुकनत आई है। इसलिए ही तो ये पसे पर्दा करना चाहते हैं। सीक्रेट क्या है उसमें? डोनाल्ड लू ने भेजा एक पैगाम, वो अखबार में भी छाप सकता था कि जी हमारी ये राय है, अमेरिका का स्पोक्समैन भी ये बोल सकता था। अगर अमेरिका ने खुफिया करके धमकी दी है तो हमें तो धमकी को आश्कार करना चाहिए, अफशा करना चाहिए, दिखाना चाहिए, बताना चाहिए। ठीक है। अब आप देखें कनाडा से मोदी ने किस कदर फिर भी हमारा दुश्मन है पर खुददारी दिखाई है। उसने 41 कनेडियन सफारतकारों को निकाल फेंका है इंडिया से, उसने वीज़े बंद कर दिए कनेडियंस के। तो हमारी रिस्पांस इतनी जारहाना बिल्कुल ना होती, पर इतनी मुआंदाना भी ना होती जितनी हमारी रिस्पांस है। अच्छा ठीक है। अच्छा, आप समझते हैं हालात इस नहज पे पहुंच गए सर? हालात इस नहज पे पहुंच गए कि कोई वकला तहरीक का आगाज हो सकता है, और अगर हुआ तो आप लीड करेंगे उसको? वकला तहरीक का एहतजाज जो होगा उसको लीड हम इंशाअल्लाह हमारी इलेक्टेड काउंसिल्स करेंगी। मैं भी बीच में एक अदना सा होऊंगा। आपकी मौजूदगी बहुत तगड़ी होगी ना शरीक, लेकिन नहीं, वो जैसी भी होगी, मेरी अब उम्र भी 80 साल हो गई है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, पर जो मैं कर सका मैं उसके लिए हाजिर हूँ। वक्त आ गया, ये है अबाउट टू रेडी, वक्त आ गया ऐसी तहरीक का? नहीं, देखें मैं एक चीज़ बताऊँ, चीफ जस्टिस जो होता है ना पाकिस्तान का, वो वकला की रेड लाइन होता है। अब ये डिपेंड करता है काजी साहब पे। काजी साहब पे कोई जिद आती है, कोई गलत उनको के साथ कार्रवाई या सलूक करने की कोशिश करता है, इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नाउ। वकला उसको डिफेंड करेंगे, वकला उसके सिपाही और फौज होंगे। तो ये मैं जहाँ समझता हूँ कि ये होगा अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो वकला देखेंगे, अगर जुडिशरी अपने आप को और अपनी हदूद को प्रोटेक्ट कर सकेगी और प्रोटेक्ट करेगी अंडर काजी फैज़ ईसा, तो बहुत सारे जो दरारें पड़ी हुई हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी मेरे ख्याल में। अच्छा, ठीक है, ठीक। एतजाज़ साहब, हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब 21 तारीख को वापस आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी आहिस्ता आहिस्ता गैलर पकड़ रही है, और जमीयत उलमा इस्लाम कह रही है मईशत पहले ठीक करने, हम इलेक्शन की बाद में फ़िक्र करेंगे। इस सारे माहौल में इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर रखा जाएगा या रखा गया, तो आप समझते हैं क्योंकि सिग्निफिकेंस होगी उन नताइज की, क्या होगा इम्पैक्ट? बींगा सियासतदान, आप बताएं। नहीं, बेसिकली किसी भी बड़ी पार्टी को बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पे
मतलब है सिंबल ना दे के, या कैंडिडेट्स की अपॉर्चुनिटी ना दे के पूरी कैंडिडेट्स की, या कैंडिडेट्स की पकड़ धकड़ करके किसी भी बड़ी पार्टी को या मेजर पार्टी या स्मॉलर पार्टी भी जो रीजनल पार्टीज़ हैं या जो MQM है या जो रीजनल नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं उनको आप बाहर रखेंगे तो वो मुतनाज़ा हो जाएंगे। वो आप पीपल्स पार्टी को बाहर रखें, आप मुस्लिम लीग नून को बाहर रखें, आप ANP को बाहर रखें, आप MQM को बाहर रखें, बाहर अपनी रज़ाकाराना तौर पे बाहर हो जाए तो उसकी मर्ज़ी है, जिस तरह 2 दफ़ा उसने किया है कि हिस्सा नहीं लिया इलेक्शन में। लेकिन अगर वो हिस्सा लेना चाहते हो और आप उनको बाहर रख दें तो MQM हो, BNP हो, बलोच पार्टीज़ हों दूसरी, ANP जैसे मैंने कहा हो, इसी तरह अगर आप ये PTI को बाहर रखने की कोशिश करेंगे तो उसको इस सारे अमल से और उसमें डालेंगे रुकावटें डालेंगे, जैसे कि ये रुकावट है कि एक बिल्कुल ही स्पूरियस केस है जिसमें हमारी जग घसाई होनी है कि अमेरिका के हम इतने नीचे लगे हुए हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट को भी हिला दिया, सब कुछ रातों रात हमने वो काम किया जो उन्होंने कहा आज ही करो, तो हमने उससे और आगे भी चले गए उससे। अच्छा तो हम तो हमारी बड़ी मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी थी कि जाहिर बात जो आपका तजुर्बा है वो बिलावल भुट्टो का तो नहीं और ना ही मरियम नवाज साहब का है, इन हालात में आप पाकिस्तान की सियासी जमातों को क्या मशवरा देंगे? क्योंकि जो बेनिफिशरी नज़र आता है वो बेनिफिशरी होता नहीं है, और तो आप क्या मशवरा देंगे, हम किस तरफ जा रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए? पहली बात यह है कि मेरे से बहुत ज़्यादा, मेरे से छोटे हैं पर तजर्बा है। नवाज़ शरीफ को आपने कहा उनका नहीं है तजर्बा, और बिलावल ही सिर्फ नहीं, आसिफ जरदारी हैं वहाँ, उनका भी तजर्बा, वो सदर रहे हैं, 3 मरतबा नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म रहे हैं, इनसे मेरा तजर्बा ज़्यादा तो नहीं हो सकता। पर मैं यही कहूँगा कि इस वक्त किसी भी पार्टी को इस इलेक्शन के धारे से बाहर रखने की हम कोशिश ना करें, बल्कि ये कोशिश करें कि सब ही हिस्सा लें ताकि इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी हो। बहुत शुक्रिया एतजाज़ हसन साहब। सियासी मंजरनामे में बहुत सी तब्दीलियां और बहुत से सवालात अभी बाकी हैं। बोलो इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में ANP के सदर अहमद वली खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। अहमद वली साहब, मैं इससे पहले कि कुछ सियासी नुकात पे आपसे बात करूं, एपेक्स कमेटी ने हालिया इजलास में यह फैसला किया है कि गैर मुल्कियों के खिलाफ, स्पेशली अफगानिस्तान से जो पाकिस्तान के अंदर है, उन शहरों के खिलाफ जो नाजायज़ तरीके से, गैर कानूनी तरीके से क्रैकडाउन का फैसला किया गया। माजी में भी ये फैसले अक्सर सियासी हुकूमतों ने किए हैं, मगर फिर वो 2 तरफा ताल्लुकात, अफगान भाई और फिर खारजा अमूर, काफ़ी चीज़ें आ गई। इस बार के फैसले में, एपेक्स कमेटी के इसमें और पिछले फैसले में कुछ फ़र्क लग रहा है, ये बताइएगा, क्योंकि साथ साथ यहाँ ब्रीफिंग भी मिली है कि TTP जैसी दहशतगर्द नेटवर्क को ये अफगानिस्तान से दाखिल होने वाले ये लोग ही सपोर्ट भी करते हुए नजर आए हैं। और कुछ अदादोशुमार दिए हैं तो गुज़िश्ता चंद महीनों में 24 खुदकुश हमलों में से 14 अफगान दहशतगर्द शामिल हैं जो अफगान शहरी हैं। आप इस इकदाम को किस हद तक सूद हासिल देखते हैं? और जारी बात है पाकिस्तान के हालात और दहशतगर्दी, ये और स्पेशली इलेक्शन के हवाले से, ये चीज़ें एक दूसरे से मुत्तसिल हैं। जी शुक्रिया आपका। देखें, मेरे ख्याल में इस मसले को बहुत संजीदगी से लेना पड़ेगा। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में जो टेररिज्म हो रहा है, पाकिस्तान में जो बद हालात है, बद इंतज़ामी है, एक बुरा निज़ाम है और अभी फिर सब कुछ उरूज पे चढ़ रहा है, तो बिल्कुल मेरे ख्याल में उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। लेकिन हम मेरे ख्याल में ज़्यादती कर रहे हैं, हम एक कौम के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। देखिए, वो जो 11 लाख अफगानी आए हैं, क्या वो सब दहशतगर्द हैं? क्या अगर एक अफगानिस्तान या एक पाकिस्तानी अगर दहशतगर्दी करते हैं तो क्या पूरा पाकिस्तान दहशतगर्द हो जाता है? और महाजर, तो फिर महाजर सिर्फ अफगानिस्तान के नहीं है। मेरे ख्याल में फिर हमें यह हक मिलता है कि फिर पाकिस्तान में अगर महाजर अफगानिस्तान का हो, या महाजर कश्मीर का हो, या महाजर हिंदुस्तान का हो, फिर उन सबको वापस कर दो। फिर तो लीगल तरीके से होना चाहिए ना सर, इसके साथ साथ प्रॉपर वीजास के साथ, इसके साथ साथ मैं बात आता हूं ना, मैं आता हूं
मुझे आप मौका दें, मैं आपको जवाब देने लगा हूं। जब अमेरिका और रूस की लड़ाई में आप घुस गए और उस लड़ाई को आपने जिहाद का नाम दे दिया और इधर आपने हार पकड़ ली है और इन्हीं अफगानियों को आपने महाजर बनाने पे हार पहनाए हैं, क्या उस वक्त की कोई सोच नहीं था ये? फिर आज तक इधर अफगान कमिश्नरेट बना हुआ है जो इन अफगान महाजरीन के नाम पे पैसा ले रहा है, तो यूएन को आप क्या जवाब देंगे? देखें, ये बहुत संजीदा और पेचीदा बातें हैं, इनको इस तरह नहीं लेना चाहिए। और आखिरी, वो लोग तो बेचारे दहशतगर्दों से भाग के आए हैं जो इधर रह रहे हैं। ठीक है, सही और खराब हर कौम में है, सही और खराब अफगानिस्तान से आए हुए लोगों में भी है और सही और खराब हम पाकिस्तानियों में भी है। क्या इस बात का जामिन ये बनेगा कि ये 11 लाख अफगानी शहरी आप वापस कर दें तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी? और अगर दहशतगर्दी को के लिए हम इतने संजीदा हैं तो फिर जो लोग इन दहशतगर्दों को ला के इन्होंने सेटल किया है, रिकन्सिलिएशन कराया है, क्या जनरल बाजवा, जनरल फैज, इमरान खान, आरिफ अलवी, क्या उनसे कोई पूछेगा कि नहीं पूछेगा? लिहाजा ये मेरे ख्याल में बहुत संजीदा बातें हैं। और संजीदा की तरफ कोई हल चाहिए ना। मैं सर प्लीज एक सवाल पुट कर दूं ना। पाकिस्तान का वजीर दाखिला बता रहा है कि चंद महीनों में 24 खुदकुश हमले हुए, जिसमें से 14 अफगान शहरी थे। सिर्फ इस वजह से कि यूनाइटेड नेशन को मैंने क्या जवाब देना है? सिर्फ इस वजह से कि दहशतगर्द अगर वहां है तो हम कैसे निकालेंगे? हमारे मेहमान है, ये कह के हम पाकिस्तान को स्टेक पे रख दें? हमसे अपना आप नहीं संभल रहा सर इस वक्त। मैं मानता हूं ना, तो मैं वही तो गुजारिश कर रहा हूं कि संभालने का रास्ता ये नहीं है, इससे ये मसला मजीद गंभीर होगा। संभालने के रास्ते, और फिर आप कह रहे हैं जो इंटीरियर मिनिस्टर, ही इज एन इंटरम इंटीरियर मिनिस्टर, उनको मेरे ख्याल में अपने काम पे फुल फोकस देना चाहिए और जल्द से जल्द इंतखाबात कराएं तो जो भी पार्लियामान और हुकूमत आए वो इन सब चीज़ों पे फैसले करे और उन फैसलों के साथ फिर अवाम भी खड़ी होगी, कौम भी खड़ी होगी। इंटरम वाले तो अब इधर जो अजीब काम इन्होंने शुरू किए हुए हैं, वो इतने बड़े बड़े पॉलिसीज़ बना रहे हैं, जो पॉलिसीज़ आपकी 50 साल से चलती आ रही है, सन 70 की दहाई से लेके आज तक। और दूसरी बात मैं फिर दोहराता हूँ, क्या 11 धमाकों में मुलविस अफगानी शहरियों का मतलब यह है कि हर अफगानी शहरी दहशतगर्द है? आप हल बता दें क्या होना चाहिए। आपने जो माजी में किया है इसके लिए आपको बैठ के एक रास्ता निकालना चाहिए। आपके मुल्क से जब लोग भाग के इंग्लैंड, आपके मुल्क से लोग भाग के अमेरिका बदहाली की वजह से रह रहे हैं, तो वो उधर क्यों उनको रहने दे रहे? आज तक तो किसी पाकिस्तानी को वापस नहीं किया। जहां हमले तो नहीं कर रहे ना, कि पाकिस्तान में भी बहुत पाकिस्तान खुदकुश हमले तो नहीं कर रहे ना। आप जिस अमेरिका और रूस की जंग की बात कर रहे हैं ना, उस वक्त खुदकुश हमले पाकिस्तान में नहीं होते थे। जमीनें ले ली है, वो इधर बिजनेस कर रहे हैं। वो देखिए, वो उधर के मुल्क का फिर वो सिस्टम है। हम इसमें मजीद बात कर सकते हैं सामने बैठ के, इसमें ज्यादा मजीद। ये बहुत बड़ा टॉपिक है जेके जी, टेररिज्म 50 साल से ये लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई में हमने हिस्सा डाला है, ये लड़ाई हम लेकर आए हैं। मैंने मतलब कि अब उन लोगों का हम क्या, ये हर दफ़ा जो ये पॉलिसी बनती है इधर सिर्फ ये होता है कि अफगानियों की जो ज़मीन होती है, जायदाद होती है, घर होता है, दुकान होता है, उसको फिर बिल्कुल सस्ती तरीन रेट में, क्योंकि ऐसे हालात होते हैं, लिया जाता है और उनको वापस भी या भेजा जाता है या नहीं भेजा जाता। मेरे ख्याल में मैं जो कह रहा हूँ हल इसका है, हल इसका ये है कि आपको एक आईनी गवर्नमेंट पार्लियामेंट पहले बैठाएं और वो पार्लियामेंट बैठ के फिर इसका हल निकालें, तो हर मसले का हल है। लेकिन हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमने 50 साल इन महाजरों के सर पे सियासत की है, हमने 50 साल इन महाजरों के सर पे बाकायदा अरबों करबों रुपए दिया तो है। हो गई बात है ना, माजी में हमने बड़ा कुछ किया है। ये मिल बैठ के फैसला करना है, ये नून लीग की हुकूमत एक बार फैसला कर चुकी है, पीपल्स पार्टी भी कई बार ये फैसला कर चुकी थी कि भाई अफगान शहरी जो है नाजायज पाकिस्तान में गैर कानूनी तरीके से उनको मुल्क से बाहर भेजना ही भेजना है, मगर अमल कभी नहीं हुआ। तो आप सिर्फ सरफराज बुगटी साहब ना कहना, एपेक्स कमेटी में आर्मी चीफ भी मौजूद थे, डीजी ISI भी मौजूद थे, ये सबका मुत्तफिका फैसला है। अल्लाह करे कि इस फैसले के बाद पाकिस्तान में अमन आ जाए। मैं ज्यादा नहीं बात करता, चले ठीक।
अच्छा चले हम थोड़ी सियासी बात कर लें। क्रैकडाउन बहुत हो गया खैबर पख्तूनख्वा में। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्रैकडाउन हुआ और खैबर पख्तूनख्वा में भी हुआ है। तो खैबर पख्तूनख्वा में अभी मकबूलियत कम हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और आपके सियासी सफर से मुतल्लिक भी बताइएगा कि आप अपकमिंग इलेक्शन में जो भी हुआ उसमें क्या देख रहे हैं? भाई देखें, एक तो दो किस्म की बातें इसमें से मैं आपको हकीकत ही बताऊंगा, जो मैदान में हकीकत है। पीटीआई की मकबूलियत थी नहीं, इसको 2 दफा जबरदस्ती मकबूलियत दी गई। एक दफा 2013 में जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोगों ने बाकायदा ऐलान कर दिया कि भाई हमें पीटीआई काबिल कबूल है, हम पे धमाके हो रहे थे, हम कैंपेन नहीं कर पा रहे थे, और पीटीआई को ज़बरदस्ती, और या मैं ये कह सकता हूँ कि एक ट्रेनिंग की सतह पे, एक टेस्ट की सतह पे पुख्तनख्वा पकड़ाई गई। और फिर 2018 में आपने देखा कि 2018 में तो फैजियाबी की सूरत में पीटीआई, पूरा ही पीटीआई को पुख्तनख्वा पीटीआई के हवाले कर दिया था। मैं नहीं समझता कि पीटीआई की यहाँ पे मकबूलियत थी, नहीं कबूलियत थी, वो कुछ लोगों को कबूलियत थी, मकबूलियत ना थी ना है। कबूलियत ख़त्म हो गई तो मेरे ख्याल में अब सब ख़त्म है। दूसरी बात, जहाँ तक क्रैकडाउन की बात है, तो मैं ये ऑन रिकॉर्ड ये कहना चाहूँ कि जिस तरह का क्रैकडाउन पंजाब में हुआ है, पुख्तनख्वा में नहीं हुआ। पुख्तनख्वा में बिल्कुल वो हरकतें नहीं हुई, बल्कि पुख्तनख्वा में ड्राई क्लीन मशीन लगा दिया गया, और वो ड्राई क्लीन मशीन से फिर जो पीटीआई की रजीम के सबसे बड़े चोर थे, परवेज़ खटक हो गए और महमूद खान हो गए, जिसने खान की गुलामी में हर हदें पार कर दी थी, उनको ड्राई क्लीन मशीन में सफाई करके एक नए सिस्टम की तरफ अब पेश करने की जा रहे हैं। कोई आंसर दे दे, मैंने ब्रेक पे जाना है। उस तरह का क्रैकडाउन, एक जवाब दे दे, मैंने ब्रेक पे जाना है। आपको 2013 में लेवल प्लेइंग फील्ड रिक्वायर्ड था, क्या 2023 में भी लेवल प्लेइंग फील्ड रिक्वायर्ड है कि आप कह रहे नहीं बिल्कुल सही है, हम कर लेंगे सब कुछ? पाकिस्तान में रहते हुए हम 14 अगस्त 1947 से लेके पता नहीं कब तक यही डिमांड करेंगे कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। यानी आज भी मुतमईन नहीं है। बहुत शुक्रिया। एमएल वली खान, एएनपी के सदर, हमसे बात कर रहे थे। बोलो इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले में कौमी इस्तेहकाम पार्टी, जी हाँ, उनके रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फयाज साहब, कुछ जमातें कह रही हैं नहीं अभी इलेक्शन नहीं, थोड़ी ज़रा मईशत ठीक हो जाए फिर इलेक्शन कर लेंगे। कोई कह रहे हैं कि नहीं अभी इलेक्शन ना कराएं, ज़रा हल्का बंदिया हो जाए, और कुछ तो ये कह रहे हैं कि सर्दियाँ बहुत सर्द होंगी। तो ये मौसम के असरात आपकी पार्टी पर भी होंगे कि आप कह रहे हैं कि नहीं खैर है जिस वक्त भी हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि कौमी इस्तेहकाम पार्टी नहीं है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है। एक तो इसकी तस्हीह कर लें। दूसरी चीज़ ये है कि मैं तो पिछले 7 माह से ये बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन, पहली बात यह है कि अक्टूबर नवंबर में नहीं होंगे। उस वक्त कोई भी नहीं ये बात कहता था, मैं उस वक्त से कह रहा हूँ। फिर अब आपने देख लिया कि इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में नहीं हो रहे। अब मैं पिछले 2 महीने से एक बात कह रहा हूँ कि इलेक्शन मार्च के पहले हफ्ते में या फरवरी के आखिरी 3-4 दिनों में होंगे, अगर हुए तो ये मार्च के पहले 3-4 दिन, 5 दिन, या फरवरी के आखिरी 2-3 दिन, उसमें जनाब इलेक्शन होंगे। यानी आप नई तारीख दे रहे हैं? तीसरी चीज ही नहीं, मैं तो पिछले 2 महीने से एक ही बात कह रहा हूँ, ये जनाब। और उसके अलावा हमारा कोई इशू नहीं है। बात तो है आपके आइन और कानून की। जब मरदमशुमारी आपने शुरू कर दी, तो मरदमशुमारी शुरू होने के बाद आइन कहता है, आइन का आर्टिकल 51, उसका सब आर्टिकल 1, 2, 3, 4, 5, कि अगर रियासत पाकिस्तान मरदमशुमारी नहीं करवाएगी तो उसका ऑफिशियल रिजल्ट जो है वो नोटिफाई या गजट करने के बाद, मतलब है कि मुश्तरका मफाद कौंसिल अगर उसको अप्रूव कर देती है, तो रियासत पाकिस्तान पाबंद है कि वो कौमी और सूबाई असम्बली की नई हदबंदियां करेगी। ये मैं आइन का आर्टिकल 51 अपनी जुबान से, मैं अपने अंदाज से आपके सामने रख रहा हूँ। और जब आपकी नई हदबंदियां हो जाएंगी तो जो भी इलेक्शन होगा, जनरल इलेक्शन, वो उन नई हदबंदियों पे होगा। तो अब उसके मुताबिक तो इलेक्शन यही आपका फरवरी का एंड या मार्च के उसके पहले 2-4 दिनों में हो जाएगा। अच्छा ठीक। अच्छा, आप यानी अपनी सियासी बसीरत की रोशनी में कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने जो कहा है जनवरी का आखिरी हफ्ता, आप उसको नहीं तस्लीम कर रहे हैं? आप कह रहे हैं नहीं, आपको ऐसा लगता है कि ये फरवरी का आखिर या मार्च चला जाएगा? जो है उन्होंने डेट दे दी है ना कि जनवरी के एंड में या फरवरी के एंड में इलेक्शन हो जाएगा। अगर खुदा न खास्ता जनवरी के अंदर कोई बर्फबारी ज्यादा नहीं होती, सर्दी बहुत ज्यादा नहीं होती,
तो हो जाएगा इलेक्शन जो है ना जनवरी के एंड। लेकिन जो हालात और वाकयात हैं जो पाकिस्तान के अंदर, आपका तकरीबन 40% पाकिस्तान जो है ना वो बलोचिस्तान, केपी के और पोठोहार, ये बर्फ में जनाब डूबा होता है जनवरी के एंड में, जनवरी के मिड में भी। तो मेरा ख्याल है कि फरवरी के आखिरी 3-4 दिनों में इलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, फरवरी के आखिरी 3-4 दिनों में इलेक्शन होंगे, तो आप कहाँ होंगे? यानी बाकायदा तौर पर इस्तेकाम पार्टी जो है वो कहाँ स्टैंड कर रही है? वो इंतजार करेगी परवेज खटक साहब का, परवेज खटक साहब को शामिल करने का, कि आप परवेज खटक साहब को मना लेंगे? कुछ ऐसा होगा? आप कहाँ स्टैंड करते हैं जब सारे अपना अपना एक इस्तबदाल दे रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है? आपकी पार्टी कहाँ खड़ी है? एक बात तो अपने ज़हन में रख लें कि अगले 3 महीनों के अंदर पाकिस्तान की सियासत के पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बहना है, बहुत सा पानी। और सोशल मीडिया के अंदर अभी से एक कंस्पायरेसिस थ्योरीज लॉन्च होना शुरू हो गई है कि नवाज शरीफ साहब आए तो नवाज शरीफ साहब को जनाब दहशतगर्दी का जनाब सामना करना पड़ जाएगा। और इधर जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से सुबह दोपहर शाम लतीफ़ खोसा ने और उधर बैठे उस शहबाज गिल ने और इस तरह के और बहुत से जो लोग हैं जो मनीटाइजेशन के जरिए से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं पैनिक और हरासमेंट क्रिएट करके, वो एक अपनी कंस्पायरेसी थ्योरी पेश कर रहे हैं कि इमरान खान को जनाब जहर दिया जा रहा है, जहर दिया जा रहा है। ये एक बड़ी डर्टी गेम अभी पाकिस्तान की सोशल सेक्टर, पॉलिटिकल सेक्टर और मीडिया में वो शुरू हो चुकी है। और मैं ये समझता हूं कि अभी बहुत सी चीजें अगले 3 महीनों के अंदर बहुत सी चीजें अभी चेंज होंगी और हम आईपीपी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से हम अपना इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। और अभी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है पाकिस्तान की सियासत में, अभी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है पाकिस्तान के सोशल और पॉलिटिकल सेक्टर पे। तो जब ये अनसर्टेनिटी क्लियर हो जाएगी अगले 2-3-2.5 माह के अंदर, तो इंशाल्लाह हम ज्यादा मरबूत तरीके से और भरपूर तरीके से हम आपको जनाब पंजाब के अंदर भी और बाकी पाकिस्तान के अंदर भी हम इंशाल्लाह आपको एक्टिव नजर आएंगे। लेकिन अभी बहुत कुछ 3 महीनों में बहुत कुछ जो है ना ऊपर नीचे दाएं बाएं हो रहा है, तो अभी आप थोड़ा सा इंतजार कर लें। ठीक है, इंशाल्लाह एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से अपना इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। अच्छा, आपको तो वो इस तरह का कोई इशू नहीं है ना चौहान साहब के लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और मौसम और तैयारियां, आपको तो ऐसे आपको तो कोई रोक टोक नहीं है? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड 2018 में किसके पास थी? अभी अहमद वली खान साहब से आप डिस्कशन कर रहे थे, उन्होंने काफी हद तक बातें ठीक कही है, काफी हद तक कुछ बातों से मैं इत्तेफाक नहीं करता उनके, लेकिन उनकी बात ठीक है। 2013 का इलेक्शन क्या था, 2018 का इलेक्शन क्या था? 2013 और 18 में केपीके के अंदर जना किस तरीके से चीजों को जना मैनेज किया गया। तो 2018 के अंदर आप बताएं, नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा और उनका खानदान आउट है और उनको सियासत से आउट कर दिया जाता है। और सियासत से आउट उन इश्यूज पे किया जाता है कि जिन इश्यूज पे पाकिस्तान का हर पॉलिटिशियन, हर ब्यूरोक्रेट, हर शहरी है वो एफबीआर के अंदर अपनी टैक्स रिटर्न्स और अपने गोशवारों के हवाले से कोई ना कोई छोटी मोटी जनाब अप्स एंड डाउन जो है ना वो लाजमी करता है। आपने उसको बुनियाद बना के आपने उनकी पूरी सियासत के ऊपर फुल स्टॉप लगा दिया और एक फर्द को आपने पूरा प्रोटोकॉल दिया, पूरा फैसिलिटेट किया, पूरा अकोमोडेट किया। उस वक्त भी लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से ये इशू थे। और अब मैं ये समझता हूं कि अब भी लोग कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी अपना रोना रो रही है, जेयूआई फजलुर रहमान अपना रोना रो रही है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी लगी हुई है। अपनी पार्टी की हद तक बताएं। नहीं, देखिए, हमारी पार्टी तो अभी रजिस्टर्ड होनी है, रजिस्टर्ड होने के बाद फिर उसके बाद हमारा इंतखाबी निशान हमें मिलेगा। फिर उसके बाद हम अभी मैदान में आएंगे जब ये सारी अनसर्टेनिटी छट जाएगी। मैंने आपको बताया 3 महीने हैं, दिसंबर तक आपकी 31 दिसंबर तक आपकी सारी चीजें तकरीबन वो क्लियर हो चुकी होंगी। और फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि आईपीपी, एक बात याद रखिएगा, मैंने एक शो में कहा, आज आपके शो में कह रहा हूं, ये बात मेरी लिख लें, इलेक्शन से पहले हो या इलेक्शन के बाद हो, आईपीपी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होगी कि जिसके इर्द गिर्द जो है वो पंजाब की और पाकिस्तान की और खुसूसन पंजाब की सियासत जो है ना वो मूव करेगी। ये बात मेरी लिख लीजिएगा। अब मैं ये नहीं कहता सीटें हम कितनी जीतेंगे, हम 2/3 अक्सरियत, हम सादा अक्सरियत, हम कितनी, मैं ये लफ्ज नहीं यूज कर रहा, ना ये भड़क मार रहा हूं, ना मैं असर्शन और बोस्टिंग कर रहा हूं ये वाली। मैं एक आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं
कि इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद आईपीपी के इर्द गिर्द पंजाब की खुसूसन सियासत जो है वो मूव करेगी और मरहूने में। सर आप कह रहे हैं, मैं यकीन कर रहा हूं इस बात का कि मसनद तक बिठाने में आईपीपी का बड़ा किरदार होगा। मैंने बता दिया आपको, एक थ्योरी दे दी है मैंने आपको। ठीक, बहुत शुक्रिया। फैजुल हसन चौहान हमसे बात कर रहे थे। प्रोग्राम बोलो से सलमान हैदर को इजाजत दीजिए। अल्लाह।